अस्सलाम वालेकुम। आज से अब हम एक स्पेशल लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है जिसमें आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस अब तक आए हैं प्रीवियस ईयर्स में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और करीब लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखने के बाद जो उसमें से मैक्सिमम जो वो सारे क्वेश्चंस जो कई बार पूछे गए हैं और कई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ उसके नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप इजीली फिर एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से उसको लिख सकें और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। पूरी फिजियोलॉजी में कई सारे सिस्टम हैं, तो इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम जनरल फिजियोलॉजी से। जनरल फिजियोलॉजी में आपका जो फर्स्ट पोर्शन है वो है इसमें सेल एंड टिश्यूज़। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 5 चैप्टर्स हैं जिसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो सेल एंड इट्स टिश्यूज़, उसी को डिस्कस करना है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है और कई बार पूछा गया है ये एग्जामिनेशंस में, पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है वो पूछा गया है सेल को डिफाइन करें और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको ग़िशाउल खलिया भी कहते हैं, इसको कंप्लीट इसके कंपोजिशंस और इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए आया है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है? सेल, जिसको खलिया भी कहते हैं। सेल क्या है? ये सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, यानी ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात की है कि सेल क्या है? एक यूनिट है, यानी कोई भी चीज़ जो बनती है वो हमेशा एक यूनिट होती है और यूनिट के मल्टीपल टाइम्स जब उसको हम उस यूनिट को अटैच करते हैं तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है या यूँ कह लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला जो यूनिट है वो क्या है? सेल। यानी इसके बेस पे, इस सेल के बेस पे स्ट्रक्चर बना और साथ ही साथ चूँकि सेल जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। तो चूँकि सारे फंक्शंस को सेलुलर लेवल पे परफॉर्म किया जा रहा है, इसी वजह से इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यानी जो सेल है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन भी कर रहा है और साथ ही साथ सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म भी कर रहा है। इसी वजह से इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं सेल का एक, अगर टिपिकल सेल देखें तो एक टिपिकल सेल में आपको अभी हम यहाँ प्लांट सेल को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम सिर्फ एनिमल सेल्स को डील कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से डील करना है। इसमें एक टिपिकल सेल्स को देखेंगे तो टिपिकल सेल में आपको नजर आएगा एक आउटर कवरिंग जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ एक फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो सेल का ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक आउटर कवरिंग जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं और दूसरा ये जेली लाइक फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और एक सेंट्रली प्लेस्ड यूनिट होता है जो कि सेल के बीचों बीच सेंटर में होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं।
इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो उनको हम बाद में डील करेंगे। अब सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको ग़िशाउल खलिया भी कहते हैं, और ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसको हम अब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करते वक्त इसके दो एस्पेक्ट को कवर करेंगे। एक है इसका कंपोजिशन, यानी किन चीज़ों से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, यानी फंक्शनल एस्पेक्ट को देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये मेनली बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, यानी इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक लिपिड्स है, दूसरा प्रोटीन्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो ये नियर अबाउट 50% होता है, यानी टोटल कंपोजिशन का करीब टोटल हाफ जो है वो प्रोटीन से ऑक्युपाइड किया हुआ होता है। उसके अलावा इसमें लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स नियर अबाउट 45 to 47% होता है। इसके अलावा कुछ परसेंटेज बहुत कम अमाउंट पे कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये अबाउट 3% होता है। प्रोटीन को बाद में देखेंगे, अब सबसे पहले हम लिपिड्स को देखेंगे। तो लिपिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स में अगर हम देखें तो इसमें दो पोर्शन है इसका। एक पोर्शन इसका ये हेड है, ये होता है फॉस्फेट ग्रुप का, और दूसरा ये टेल पोर्शन है, ये बना होता है फैटी चेन्स का। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप हमेशा पोलर होता है, यानी ये चार्ज्ड होता है, इसी वजह से इसको पोलर भी कहते हैं। और ये पोर्शन जो है टेल का पोर्शन, ये नॉन पोलर होता है। चूंकि ये चार्ज्ड होता है तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। टेल का पोर्शन नॉन पोलर है, इस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो हमेशा ये वाटर से रिपल्शन होगा, यानी वाटर से ये दूर भागेगा। अब इसी फॉस्फोलिपिड्स, ये एक फॉस्फोलिपिड है, इन फॉस्फोलिपिड्स के बने हुए पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्हीं की बनी हुई होती है। अब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक शॉर्ट, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पोर्शन हम ड्रॉ करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर हो गई। इसी तरह से इसकी एक दूसरी लेयर होती है इसके जस्ट नीचे, यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर की बनी होती है। ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसमें देखें जो लिपिड का जो फैटी एसिड्स का जो फैटी टेल जो है ये चूंकि नॉन पोलर होता है, और अगर हम देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन है वो कहलाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और बाहर का जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है।
ये दोनों वाटर रिच होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन होता है, बाहर भी और अंदर भी। तो इसकी वजह से जो ये लिपिड लेयर होती है ये हमेशा वाटर रिपल्सन होता है, वाटर हाइड्रोफोबिक होता है। तो जिसकी वजह से ये दोनों लिपिड टेल जो है ये अंदर की तरफ आ जाता है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये जो पोर्शन नीचे वाली जो लिपिड की लेयर होती है इनका फॉस्फेट ग्रुप अंदर की तरफ होगा, और जो बाहर वाली लिपिड की लेयर होती है इनका फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ होगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इस फॉस्फोलिपिड्स की लेयर के बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ये काम होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स के दो फॉस्फोलिपिड्स को आपस में ये अटैच रखते हैं। इनके बाइंडिंग इन नेचर होता है ताकि इनके अंदर जो थोड़े बहुत भी अगर स्पेस है वो अच्छी तरीके से कवर हो सके और बाइंड किया जा सके। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होने की वजह से इसमें अगर देखें तो इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब हुआ परमेबिलिटी तो है बट कंप्लीट नहीं, यानी कुछ पोर्शन ये कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमेबल होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमेबल होगा। यानी ये सारे मॉलिक्यूल्स को परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये इसको क्रॉस कर सके, यानी कोई भी अगर सब्सटेंस है अगर वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली सारे मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाए तो इसको हम कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली परमेबल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिट करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो क्रॉस कर सकता है इस मेम्ब्रेन बैरियर को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमेबल। अब बात ये आती है कि आखिर किन मॉलिक्यूल्स को ये क्रॉस करने की परमिशन देगा और किन मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने की परमिशन नहीं देगा। तो पहला तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि जो बीच का पोर्शन देखेंगे तो ये फैटी टेल होता है, फैटी चेन्स होती हैं यहाँ पे। इट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो लिपिड सॉल्युबल होंगे उनको ये परमिट करेगा, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे वो इजीली इस फैटी टेल्स में, इस फैटी चेन्स में डिसॉल्व हो जाएंगे और वो फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर यानी बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ डिसॉल्व होकर के इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होगा वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में, फैटी चेल्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये फौरन रिपेल करेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होंगे लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये सारे लिपिड सॉल्युबल्स हैं तो वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे। उसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो यानी इससे बात ये समझ में आई कि वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल हो और स्मॉल हो, छोटे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी वो इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगा बट मैक्रो मॉलिक्यूल होगा यानी बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो वो भी क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर वो वाटर सॉल्युबल होगा तो वो भी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा फीचर इसका, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये है कि ये इसके अंदर एक फीचर होता है फ्लूइडिटी।
जब सिंगर एंड निकोलसन ने इसका मॉडल दिया था तो इसको कहा था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब उसी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को आज तक कंटिन्यू किया जा रहा है जब तक कि अगला कोई मॉडल पॉस्टुलेट ना हो जाए, आ ना जाए। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट फीचर है फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई रिजिड या फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। यानी सपोज करें कि कोई एक दीवार है, तो दीवार क्या है, अपनी जगह पे रिजिड है, उसकी एक एक ईंट जो है वो अपनी जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ये आपका जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो कंपोजिशंस हैं इसके अंदर एक मोबिलिटी होती है, इसके अंदर एक मूवमेंट की टेंडेंसी होती है कि और ये लेटरली मूव कर सकता है। यानी अगर ये सपोज करें ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स लेटरली मूव कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फीचर की वजह से इसमें जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का इंडोसाइटोसिस होता है। और उसके अलावा यानी इस फ्लूइडिटी की वजह से 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म कर सकता है। एक तो एक्सोसाइटोसिस, दूसरा इंडोसाइटोसिस और तीसरा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब इन तीनों को देखते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी सेल से बाहर जाना। यानी अगर मान लिया कोई यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको मेम्ब्रेन चारों तरफ से घेर लेती है और इस मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन जाकर के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। इस वेस्ट प्रोडक्ट को मेम्ब्रेन घेरने के बाद एक वेसिकल्स बन गया और ये वेसिकल्स जाकर के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अटैच होने के बाद ये वेसिकल्स यहाँ जाकर के अटैच हो गया, इसके अंदर ये वेस्ट मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद क्या होता है कि ये पोर्शन यहाँ से डीजनरेट करेगा और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बाहर जाएगा और फिर फर्दर ये जो है इसको कंप्लीटली सील कर देगा। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं सेल के अंदर, इनका एक्सक्रीशन, इनको बाहर निकालने के लिए प्रोसेस आता है एक्सोसाइटोसिस का। तो अगर सपोज करें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रिजिड स्ट्रक्चर होता तो ये आके ना इस पे अटैच हो पाता और ना ही ये चीज बाहर निकल पाती। तो ये फ्लूइडिटी होने की वजह से इसका जो ये पोर्शन है, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स है वो डिजेनरेट कर गए या फिर ये लेटरली मूव कर गए, यहाँ पे एक स्पेस दे दिया और इस स्पेस के थ्रू ये बाहर निकल गया और फिर ये जो मेम्ब्रेन था ये फर्दर इसको सील कर दिया। यानी फिर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आ गए और ये जो हमारा पोर्शन वहाँ पे जो एक होल बना था उस होल को कंप्लीटली सील कर दिया गया। ये तो प्रोसेस हो गया एक्सोसाइटोसिस का। इसी तरह से एक प्रोसेस होता है, सपोज करें कि अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो फौरन अगर यहाँ पे मैक्रोफेजेस या WBCs हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सीडोपोड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक सीडोपोड का फॉर्मेशन होगा और ये सीडोपोड्स जो है आपस में जाके मिल जाएंगे और मिलने के बाद इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया जाएगा अंदर। चाहे कुछ बैक्टीरियाज हो या फिर कोई सपोज कोई न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे, उस न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर लेना है तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स को भी अंदर लिया जा सकता है। और जैसे ही ये बैक्टीरिया या कोई ये न्यूट्रिएंट्स जो है जैसे ही अंदर आ गया, अंदर आने के बाद फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये सील कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडोसाइटोसिस, यानी कोई भी सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है इस नेचर की वजह से वो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी देखें कि जिस वक्त एक सेल अगर डिवाइड कर रहा हो, डिवाइड करने के बाद जब एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है
उस वक्त देखें तो सिर्फ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और ग्रेजुअली फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत छोटा होता है। जैसे ही ग्रो करता है, ग्रेजुअली ग्रो करने के बाद ये बड़ा बनता है। तो क्या होता है इसमें, ग्रेजुअली फॉस्फोलिपिड्स आकर के अटैच होते रहते हैं और मेम्ब्रेन बड़ा होता रहता है। यानी मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी मेम्ब्रेन के फर्दर फॉर्मेशन में, या किसी वजह से अगर हमारा कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से डिस्ट्रॉय होता है, कोई इंजरी होती है, तो फौरन उस इंजरी के बाद इसको फिर फौरन सील कर देना ताकि फिर इंटैक्ट हो जाए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का रोल प्ले करता है इसके इस फीचर की वजह से। तो अब तक हमने यहां देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस में लिपिड्स को देखा। लिपिड्स में क्या था कि मेनली ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं और इन फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि इनको टाइटली पैक करता है, इनको सील करता है। उसके बाद इसके फीचर्स में देखा तो फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेमी परमेबल होता है। दूसरी चीज इसकी फ्लूइडिटी होती है। सेमी परमेबल का मतलब ये होगा कि ये सारे कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, स्पेशली लिपिड सॉल्युबल, और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करेगा जो स्पेशली वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है। उसके अलावा फ्लूइडिटी की वजह से ये 3 फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, एक्सोसाइटोसिस का, एंडोसाइटोसिस का एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का। तो अब तक हमने इसको देख लिया कि ये फॉस्फोलिपिड्स के फीचर्स थे। अब जो दूसरा कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो है प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल होगा। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन्स 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो होता है इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि पूरे के पूरे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेड कर दें। ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थिकनेस को ये इन्वेड करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इस तरह के प्रोटीन्स जो कि कंप्लीटली थिकनेस को इन्वेड कर दें, इस तरह के प्रोटीन्स को कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होंगे जो इनके सरफेस पे होंगे, या तो आउटसाइड होंगे या फिर इनसाइड होंगे। तो ये प्रोटीन्स जो इनके सरफेस पे होते हैं इनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स विच लाइज ऑन द पेरिफेरीज। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली इस थिकनेस में एम्बेडेड होते हैं। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए। अब आती है बात कि इंटीग्रल प्रोटीन्स का फंक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें इंटीग्रल प्रोटीन्स में तो ये चैनल्स का काम करते हैं, यानी ये वो पैसेज फ्राहम करते हैं जिस पैसेज के थ्रू बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जो वाटर सॉल्युबल हैं, वो इन चैनल्स के थ्रू आ सके। इस प्रोटीन में जो बीच का जो टनल होता है ये वाटर फील्ड होता है जिसको एक्वस टनल कहते हैं। क्योंकि वाटर फील्ड होता है तो इजीली जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो इसके थ्रू क्रॉस करके के अंदर आ जाते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे that will act as the receptors. यानी ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बट हमारे सेलुलर फंक्शंस को मुतासिर करना है। तो वैसे केसेस में जो लाइगेंड्स होते हैं, उन लाइगेंड्स में हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स हो सकते हैं। तो ये लाइगेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, बल्कि इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सरफेस पे जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उसके साथ ही जाके कि ये बाइंड हो जाएंगे। सपोज कोई लाइगेंड्स हैं, वो आके इस ये लाइगेंड्स है, ये आके इस रिसेप्टर पे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और अपने इंफॉर्मेशंस को, जो इनका इंफॉर्मेशंस होता है वो उसको सिग्नल्स को ये अंदर की तरफ, यानी ये रिसेप्टर्स जो बाहर की तरफ निकला हुआ है लाइगेंड से अटैच हुआ, और जो अंदर की तरफ जो इस रिसेप्टर का पोर्शन है वो रिसेप्टर्स यहां पे जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल का उसको मॉडिफाई करता है। तो कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए दैट विल वर्क एज ए चैनल्स, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए दैट विल वर्क एज द रिसेप्टर्स। इसी तरह से कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसे होते हैं इट विल वर्क एज द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स का मतलब ये हुआ कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आकर के इन पे वो डायरेक्टली ना इन चैनल्स के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन उनको अंदर जाना है तो क्या होगा कि वो आकर के इन कैरियर प्रोटीन्स पे अटैच होंगे, और जैसे ही इन कैरियर प्रोटीन्स पे अटैच होंगे इनके अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, और स्ट्रक्चरल चेंज आने की वजह से ये जैसे ही कोई मॉलिक्यूल्स इस कैरियर प्रोटीन के साथ आकर अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल्स आके इस पे अटैच हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज आया और वो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ गए। तो इन प्रोटीन्स को कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। यानी यहां से हमने तीन चीजें देखी। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इट विल वर्क एज ए चैनल्स, it will work as a receptors and it will work as a carrier proteins। ये तो बात हो गई इंटीग्रल प्रोटीन्स की, जो कि इस कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थिकनेस को इन्वेड करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं जो पेरीफेरी पे होते हैं। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर लीफलेट होगा और ये इनर लीफलेट होगा। आउटर लीफलेट पे कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं और कुछ इनर लीफलेट पे प्रोटीन्स अटैच होते हैं। आउटर लीफलेट पे जो प्रोटीन्स अटैच होते हैं
वो उसमें से भी कुछ प्रोटीन्स वर्क करते हैं एज ए रिसेप्टर्स के तौर पे। तो ये बात हो गई प्रोटीन्स के मुतालिक। इसके बाद थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें। कार्बोहाइड्रेट्स करीब करीब यहां इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ 3 to 5% होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिर्फ आउटर लीफलेट पे अटैच होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आउटर लीफलेट पे अटैच होता है इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ जो है वो आउटर पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होगा, वो इनर पोर्शन पे नहीं होता। तो ये तो हो गई इसकी कंपोजिशन की बात। अब उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी बात कर लें इसका फंक्शन। इसके फंक्शंस क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। यानी ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने आप को, जो इंटरनल पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेल होता है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज ये है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, यानी बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स जनरेट हो रहे हैं, डेफिनेटली जो न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर आया उनका अपना एक डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल्स जनरेट हुआ, तो उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन की भी नीड होती है। और ये एब्जॉर्प्शन जो होता है पहले डिस्कस कर चुके, वाया इंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस के जरिए से एब्जॉर्प्शन होता है। और जो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है वो वाया एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा सेलेक्टिवली परमेबल होता है। ये कंपोजिशन में ही इसको डिस्कस कर लिया था हमने। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है दोनों लेवल पे होता है। एक तो एल्विलर लेवल पे होता है जिसको हम कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस वक्त डील करेंगे उस वक्त इसको एक कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्विलर लेवल पे एज वेल एज टिश्यू के लेवल पे, दोनों जगह पे गैसेस का एक्सचेंज, यानी मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा इट मेंटेन्स द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। यानी ये जो सेल का साइज है, सेल के साइज को और शेप को ये मेंटेन करके रखता है। तो इन शॉर्ट ये बुलेट पॉइंट्स हो गए आपके लिए, और इन फंक्शंस पे आप कंप्लीट पूरा का पूरा
1 से 2 सफ़ा इजीली लिखा जा सकता है। ये 6 फंक्शंस इंपॉर्टेंट, बहुत आसान याद रखना। क्या क्या है? जाहिर सी बात है, कोई मेम्ब्रेन अगर कोई बाहर होगा तो वो बाहर से कोई अगर एक बाउंड्री लाइन होगी तो क्या करेगा? 2 इंपॉर्टेंट चीज़ तो होगा कि वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, यानी बाहर से कोई चीज़ डायरेक्टली वो इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो सेल का शेप और साइज होगा उसको वो मेंटेन करेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि भाई सेल है तो बहुत सारी न्यूट्रिटिव चीज़ें सेल के अंदर जानी है ताकि वो उसको फर्दर यूटिलाइज करे उसके अपने मेंटेनेंस के लिए, उसके अपने ग्रोथ के लिए। तो वो जितनी भी न्यूट्रिटिव चीज़ें हैं वो कैसा होगा? जब एब्जॉर्ब करेगा सेल हमारा तभी होगा, यानी एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होगा। इसी तरह से बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं या फॉरेन मटेरियल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो वैसी जगहों पे जो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स वगैरह वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बाद में उसको इनगल्फ करने के बाद जो लाइसोसोम्स के अंदर जो भी लाइसोसोमल एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, वो उसको डिग्रेड करके ख़त्म करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका, जाहिर सी बात है, जितनी चीज़ें यूटिलाइज हुई, एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद उनका एक्सक्रीशन भी होना है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचिया वो सेल के अंदर नहीं रहना चाहिए, उनका एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सक्रीटरी फंक्शंस इसमें चलेंगे। उसके अलावा क्या होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सेल का यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और फंक्शन ये दोनों कंप्लीट होता है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो सेल के ऊपर जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मेनली इसके सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड है। कभी क्वेश्चंस आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, कभी क्वेश्चन आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, कभी क्वेश्चंस आ गया राइबोसोम्स के ऊपर, कभी इस तरह से आता है जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जो जिनको ज़्यादा डिटेल में देखना है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके अलावा आपका न्यूक्लियस हो गया। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, उनके ऊपर भी कंप्लीट आ जाता है एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इन ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद सेल से रिलेटेड करीब करीब आपका, हाँ, उसके अलावा एक रह जाएगा आपका सेल डिवीज़न। सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लेंगे। सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने के बाद जो तीसरा क्वेश्चन सेल से जो आता है वो सेल के डिवीज़न के ऊपर आता है, यानी जो मियोसिस एंड माइटोसिस है, जिसकी वजह से एक सेल डिवाइड करके कई सेल्स, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। 2 सेल्स और फिर 2 से ज़्यादा होते हैं। इस तरह से जो डिवीज़न है सेल्स का उनको डिस्कस करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेल से बनते हैं, उसके बाद फिर हम टिश्यूज चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।